साथियों नमस्कार। कोटा ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आपका दोस्त मुकेश नागर एक बार फिर आपके साथ है। साथियों एक बात याद रखना, जो हिंदी साहित्य के इतिहास है उसको मैं कंटिन्यू आपको करवा रहा हूँ और ये आज हमारा जो है 8वें नंबर का लेक्चर है। साथियों मैं 7 लेक्चर आपको डाल चुका हूँ और ये 8वें नंबर का लेक्चर है। आप कंटिन्यू 1 बाय 1 आप अपने नोट्स बनाते रहिए। यहाँ पर आपको पूरा पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास में करवा रहा हूँ। जिस भी स्टूडेंट ने अगर ये नोट्स बना करके कंप्लीटली अगर वो चला तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि एक भी क्वेश्चन उसका यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। साथियों चलिए आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन। साथियों अगर आपने पहली बार अगर चैनल पर विजिट किया है तो ये जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथियों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए पढ़ते हैं हम लोग हिंदी साहित्य का काल विभाजन। अब हिंदी साहित्य का काल विभाजन साथियों स्टार्टिंग से अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो प्रयास किया था वो जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा सबसे पहला प्रयास किया गया था, ये आप सबको पता है। इसके बाद में इन्होंने जो ग्रंथ लिखा है वो था द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसको इन्होंने 12 कालखंडों में बांटा, यानी कि जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसे कितने कालखंडों में बांटा? इन्होंने 12 कालखंडों में बांटा है। और ये क्वेश्चन आता है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा जो हिंदी साहित्य का इतिहास उन्होंने लिखा उसको कितने कालखंडों में बांटा है? कितने कालखंडों में बांटा? 12 कालखंडों में उनके द्वारा बांटा गया है। तो ये पहली बात हो गई। दूसरी बात हम लोग करते हैं मिश्र बंधुओं का काल विभाजन। सेकंड नंबर पर यही आता है। तो मिश्र बंधुओं का जो काल विभाजन है वो आप देखिए, हिंदी साहित्य को इन्होंने कितने कालखंडों में बांटा? 8 कालखंडों में इनके द्वारा बांटा गया है। कितने कालखंडों में? 8 का। देखो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने कितने कालखंडों में बांटा? 12 कालखंडों में। मिश्र बंधु जो 3 भाई थे उनके द्वारा कितने कालखंडों में बांटा गया? 8 कालखंडों में बांटा गया है। अब यहां पर देखेंगे ये 8 कालखंड कौन कौन से हैं, कैसे इन्होंने इसको बांटा है, ये पूरी चीज हम लोग यहाँ पर देखेंगे और ये आपको याद होनी चाहिए। साथियों देखो क्वेश्चन कहां से बनता है ये बाद में आपको यहाँ पर जरूर बताऊंगा कि यहाँ से क्वेश्चन बन करके आता है और ये आपको पता होनी चाहिए। चलिए बात करते हैं आरंभिक काल। सबसे पहला काल इन्होंने आरंभिक, देखो वहां पर प्रारंभिक भी आएगा तो यहीं पर कंफ्यूजन हो जाता है। प्रारंभिक और आरंभिक, जो यहाँ पर मिश्र बंधु है उनके द्वारा प्रारंभिक न बोल करके उसे क्या बोला गया? आरंभिक कालखंड बोला गया। याद हो जाना चाहिए, ठीक है। आरंभिक कालखंड को इन्होंने जो है 1700 विक्रम संवत से 1444 विक्रम संवत तक रखा। अब आरंभिक कालखंड को इन्होंने 2 कालों में बांटा है, पूर्व आरंभिक और उत्तर आरंभिक काल, यानी कि पूर्व आरंभिक काल और उत्तर आरंभिक काल। जो पूर्व आरंभिक काल रहा है वो 700 विक्रम संवत से 1343 विक्रम संवत तक रहा और उत्तर आरंभिक काल जो इनका रहा है वो 1344 विक्रम संवत से 1444 विक्रम संवत तक रहा है। फिर आगे बात करते हैं नंबर 2 पे बात आती है माध्यमिक काल। पहला तो आरंभिक काल, दूसरा माध्यमिक काल। माध्यमिक काल जो 1445 विक्रम संवत से 1680 विक्रम संवत तक रहा, लेकिन इन्होंने माध्यमिक काल के भी 2 टुकड़े कर दिए, पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल। प्रौढ़ माध्यमिक काल यानी कि माध्यमिक काल को किया गया है और प्रौढ़ माध्यमिक काल जो कालखंड लिखा है, जो कालखंड में बांटा है वो किसके द्वारा बांटा गया है? मिश्र बंधुओं के द्वारा। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, बार बार इस क्वेश्चन को पूछता है एग्जामिनर। तो माध्यमिक काल को 2 कालखंडों में बांटा है, पूर्व माध्यमिक काल जो 1445 विक्रम संवत से 1560 विक्रम संवत तक रहा, उसके बाद में प्रौढ़ माध्यमिक काल जो है 1561 विक्रम संवत से 1680 विक्रम संवत तक रहा है। याद हो जाएगी, यहां तक कोई परेशानी नहीं है किसी को भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात आती है अलंकृत काल। देखो सबसे मेन बात यह है कि जो रीति काल है उसको अलंकृत काल सबसे पहले किसने कहा? मिश्र बंधुओं के द्वारा कहा गया है। तो ये पहला क्वेश्चन तो हमारा यहीं पर क्लियर हो जाता है। तो अलंकृत काल को जो इन्होंने रखा है 1681 विक्रम संवत से 1889 विक्रम संवत तक इन्होंने इस काल को रखा और इसको भी इन्होंने 2 भागों में बांटा है,
पूर्व अलंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल। जो पूर्व अलंकृत काल है वो 1681 विक्रम संवत से 1790 विक्रम संवत तक रहा। ठीक है, याद हो जाएगा। और उत्तर अलंकृत काल जो रहा है 1791 विक्रम संवत तक 1889 79 विक्रम संवत तक रहा है। ठीक है, अब परिवर्तन काल की बात हम लोग करेंगे। फिर परिवर्तन काल 1890 विक्रम संवत से 1925 विक्रम संवत तक रहा। इसके बाद में वर्तमान काल की बात करेंगे। 1926 विक्रम संवत से अब तक जो चल रहा है वो इनका वर्तमान काल चल रहा है। मिश्र बंधुओं के द्वारा जो काल विभाजन बांटा गया है उसमें कालानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया गया था। कौन सी पद्धति का? कालानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया गया था साथियों। तो कितने कालखंड हो गए? टोटल 8 कालखंडों में इनके द्वारा बांटा गया है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये टोटल 8 कालखंडों में किसके द्वारा बांटा गया? हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन मिश्र बंधुओं के द्वारा किया गया। तो ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने 12 कालखंडों में बांटा है। उन 12 कालखंडों को रटने की आवश्यकता नहीं है, मैंने भी वो यहाँ पर सही नहीं माना लिखना, इसलिए मैं आपको लिखाने रहा हूँ। बस इतना क्वेश्चन आता है कि जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन के द्वारा जो हिंदी ग्रंथ है उसको कितने कालखंडों में बांटा गया है? 12 कालखंडों में बांटा गया है। इतना सा क्वेश्चन पूछा जाता है, हमेशा आप देख लेना। या फिर उनके ग्रंथ का नाम आ जाता है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। किसकी रचना है या किसका ग्रंथ है, किसने लिखा है? तो जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन के द्वारा लिखा गया है। तो ये आपको याद होना चाहिए। बाकी तो सारी चीजें आपको याद है इसे। मिश्र बंधुओं का काल विभाजन 8 कालखंडों में बांटा गया है। मैंने आपको पूरा का पूरा यहाँ पर बता दिया। एक बार स्क्रीनशॉट आप इसमें ले लीजिए। देखिए उसके आगे अब बात करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी जो है हिंदी साहित्य का बहुत अच्छा काल विभाजन किया है। और आज की तारीख में ये मान के चले हम लोग इसी को ही फॉलो करते हैं अधिकतर। तो अच्छा है, इसे भी आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। देखिएगा, इन्होंने सबसे पहले आदिकाल को माना। आदिकाल को इन्होंने कहा वीर गाथा काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या कहा? वीर गाथा काल कहा। और वीर गाथा काल कहने के पीछे इनका जो कारण है वो मेन कारण ये था, जो 12 ग्रंथ इन्होंने जो लिए हैं आदिकाल को वीर गाथा काल के लिए, उन ग्रंथ के बारे में भी हम पढ़ेंगे। वो ग्रंथ भी पूरे लिखेंगे, उनके राइटर जो जिसके द्वारा वो लिखे गए उनको भी हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद में जो पूर्व मध्य काल है उसको इन्होंने कहा है भक्ति काल। और उत्तर मध्य काल को इन्होंने कहा है रीति काल। ठीक है, आधुनिक काल को इन्होंने कहा है गद्य काल। बात समझ में आ रही होगी मेरे हिसाब से। तो आदिकाल जो है उसको इन्होंने वीरगाथा काल कहा। वीरगाथा काल जो है संवत 1050 से 1375 विक्रम संवत तक रहा है। यह आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद में पूर्व मध्य काल को इन्होंने भक्ति काल कहा। यह 1375 से 1700 विक्रम संवत तक ये काल रहा। इसके बाद में उत्तर मध्य काल इन्होंने रीति काल कहा। और रीति काल जो है 1700 से लेकर के 1900 विक्रम संवत तक ये काल रहा है। उसके बाद में है आधुनिक काल जिसको इन्होंने गद्य काल कहा है। और ये 1900 विक्रम संवत से लेकर के अब तक ये बात चल रही है। यहाँ पर आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो आगे बात करते हैं। अब आधुनिक काल को इन्होंने 3 भागों में डिवाइड कर दिया। आधुनिक काल जो प्रथम उत्थान काल है उसको इन्होंने कहा है भारतेंदु काल, जो भारतेंदु युग, जो हरिश्चंद्र भारतेंदु जो थे। द्वितीय उत्थान काल जो है द्विवेदी युग इन्होंने कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर। और तृतीय उत्थान काल जो है उनका रहा है छायावाद वाला काल, यानी कि जो छायावादी राइटर जो कवि हैं जो है वो सब इसके अंदर आते हैं। तो आधुनिक काल को 3 भागों में बांटा। किसके द्वारा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। प्रथम उत्थान काल, द्वितीय उत्थान काल और तृतीय उत्थान काल। प्रथम उत्थान काल में भारतेंदु युग के सारे कवि आते हैं। द्वितीय उत्थान काल में द्विवेदी युग के पूरे कवि आएंगे। और तृतीय उत्थान काल में छायावाद के पूरे कवि वहां पर आ जाएंगे। यहाँ तक की बात सबको समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे बात करेंगे इनके कथन की। इन्होंने एक बहुत बढ़िया बात कही है कि यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है, अगर एक प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। और ऐसी की ऐसी वहां पर उठ करके आ जाती है लाइन और आपसे पूछ लिया जाता है कि ये जो है किसके द्वारा कहा गया है। तो आपको याद रखना है कि यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। याद हो जाएगी, कोई दिक्कत इसमें नहीं।
अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में क्या बात है कि इनके द्वारा जो वीर गाथा काल है उसका नामकरण जो है 12 ग्रंथों को आधार मान करके इन्होंने उसका नामकरण किया है। तो नामकरण जो आधुनिक यानी कि जो आदिकाल है उसको वीरगाथा काल कहने के पीछे, उसका नामकरण करने के पीछे जो वीरगाथा काल इन्होंने नाम दिया है उसके पीछे ये 12 ग्रंथ आधार माने गए हैं और ये 12 ग्रंथ आपके सामने ये रहे।